नमस्कार। दो महत्वपूर्ण पुस्तकें जो 2 दिन पहले मुझे प्राप्त हुई हैं, मेरे सामने हैं। दोनों के विषय बहुत अलग-अलग हैं। एक समानता जो दोनों में वह यह है कि दोनों संपादित ग्रंथ हैं और दोनों का माध्यम हिंदी है। दोनों में अनेक लेखकों के लेख संपादित करके संकलित किए गए हैं। पहली पुस्तक गांधी सबद निरंतर, इसके संपादक ब्रजरतन जोशी हैं, जो राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती का बहुत सुचारू रूप में संपादन करते आ रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से, और हिंदी के अच्छे समीक्षक, हिंदी नाटकों के और रंगमंच के सुविदित अध्येता भी हैं। यह पुस्तक राजस्थान साहित्य अकादमी ने प्रकाशित की है। इसी वर्ष का यह प्रकाशन है। 330 रुपया इसका मूल्य है। गांधी सबद निरंतर। सबद शब्द का प्रयोग आप देखेंगे कि संपादक ने किया है। उसके पीछे गांधी को लेकर एक दृष्टि है। सबद संतों के होते हैं, कबीर के, रैदास के और अन्य संतों के। गांधी को उस परंपरा में स्थापित संपादक करते हैं। जो लेख इसमें संकलित हैं वे हमारे समय के महत्वपूर्ण विचारकों के हैं, और कुछ लेख भारतीय साहित्य में, समकालीन साहित्य में गांधी इसको लेकर हैं। लेखों के शीर्षक से ही विषयों की व्याप्ति और कुछ गहनता का भी आभास हो सकता है। सभ्यता की खोज कनक तिवारी का लेख है, जो हमारे समय के एक राजनीतिज्ञ और विचारक भी हैं। नंदकिशोर आचार्य जाने माने समीक्षक, नाटककार, कवि और चिंतक हैं। गांधी प्रबुद्ध अराज्यवादी, यह महत्वपूर्ण लेख है। गांधी की जो राज्य संबंधी अवधारणा है उसके विश्लेषण के साथ महात्मा गांधी का हस्तक्षेप, कुमार प्रशांत अच्छे गांधीवादी विचारक हैं, उनका लेख है। पुरुषोत्तम अग्रवाल हिंदी के प्रतिष्ठित समीक्षक और कबीर साहित्य के अध्येता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। हाल ही में नेहरू पर उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, और नेहरू के संबंध में अनेक जो प्रवाद और भ्रांतियां खड़े किए जाते रहे हैं उनका सटीक उत्तर अन्य लोगों ने भी दिया है, और पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अपने अध्ययन के आधार पर उन की समीक्षा की है अपनी पुस्तक में। गांधी नेहरू संवाद, आधुनिक परियोजना के लिए अनिवार्य संसाधन शीर्षक उनका लेख इस गांधी सबद निरंतर पुस्तक में है। अंबिका दत्त शर्मा एक दार्शनिक के रूप में जाने जाते हैं। सनातन गांधी, महात्मा इन मेकिंग पर पुनर्विचार। गांधी किस प्रकार महात्मा हो जाते हैं अपने व्यक्तित्व के रूपांतरण के द्वारा, किन क्षणों में वो अपने भीतर एक छलांग लगाते हैं। उनके आत्मसंघर्ष की दास्तान प्रस्तुत करते हुए अंबिका दत्त जी ने एक महत्वपूर्ण सूत्र गांधी को समझने के लिए इस लेख में दिया है। महात्मा गांधी एक पुनरावलोकन होना चाहिए। महात्मा गांधी एक पुनरावलोकन इस शीर्षक से पवन कुमार गुप्त का लेख है। आदित्य निगम जाने माने समाजशास्त्री हैं। आज के दौर में गांधी राजनीति से आगे जहां और भी हैं, इस शीर्षक से उनका लेख है। गांधी के जन्म के बाद 150 साल का भारत
इस पर प्रमोद कुमार का क्यों याद करें गांधी को इस शीर्षक से सतीश कुमार का गांधी डायरी में नोट्स इस शीर्षक से प्रभात कुमार त्रिपाठी की टिप्पणियां इस पुस्तक में हैं। गांधी का सुनना उदयन वाजपेयी जो एक जाने माने कवि और समीक्षक तथा समास पत्रिका के संपादक हैं, उनका लेख है। यह व्याख्यान मूलतः है और श्रवण की जो अवधारणा हमारी परंपरा में है, हमारे दर्शन में है, उसको नए सिरे से गांधी के संदर्भ में समझा गया है। इस व्याख्यान में राजीव रंजन गिरी गांधी पर अनेक आयोजन करते आ रहे हैं और गांधी की एक समझ उन्होंने विकसित की है। गांधीवाद से परे इस शीर्षक से उनका लेख। श्री भगवान सिंह, उन्होंने गांधी पर कुछ पुस्तकें लिखी हैं, वे गांधी साहित्य के अच्छे अध्येता हैं। रामराज्य और स्वराज्य शीर्षक से श्री भगवान सिंह का लेख है। शंभू जोशी युवा अध्येता हैं और अनेक समाजशास्त्री विचारकों का उन्होंने अध्ययन किया है। महात्मा गांधी और शरीर श्रम इस शीर्षक से शंभू जोशी का लेख इस पुस्तक में है। रामचंद्र गुहा जाने माने इतिहासकार हैं और बहुत चर्चित रहे हैं अपनी अनेक स्थापनाओं के लिए। बहुत साहसी अन्वेषक लेखक हमारे समय के वे हैं। उनका लेख गांधी एवं पर्यावरण आंदोलन इस शीर्षक से इस पुस्तक में है। हितेंद्र पटेल उभरते हुए प्रामाणिक इतिहासवेत्ता हैं, अन्वेषक हैं। गांधी धर्म स्त्री संबंधी विचार शीर्षक उनका लेख। महात्मा गांधी और आचार्य धर्मानंद कोसंबी शीर्षक शुभनीत कौशिक का लेख इसमें है। स्वयं संपादक ब्रजरतन जोशी जो एक अच्छे विचारक भी हैं, उनका गांधी साधारण का सौंदर्य इस शीर्षक से इस पुस्तक में लेख है। संपादकीय जो उनका है इस पुस्तक में, वह भी बहुत ही विचार के योग्य है। 3 लेख इसमें भारतीय साहित्य में गांधी को लेकर के हैं। कविता में गांधी मंगलेश डबराल का, जो हिंदी के कवियों में बहुत जाना माना नाम है, और दक्षिण भारतीय भाषा साहित्य में गांधी, इस पर तमिल आदि भाषाओं के साहित्य में किस प्रकार गांधी का निरूपण हुआ है। बाबूराज के नायर का लेख है और संस्कृत में गांधी परक साहित्य, उसको लेकर लंबा लेख मेरा है इस पुस्तक में। कुल मिलाकर गांधी पर बहुत सारी ऐसी सामग्री इस पुस्तक में है जो गांधी साहित्य के अध्येताओं के लिए ही नहीं, उन सब लोगों के लिए उपयोगी है जो गांधी को समझना चाहते हैं और जो बहुत अनुभव करते हैं शिद्दत के साथ कि गांधी की हमको बहुत आवश्यकता है। ऐसे लोग हमारे समाज में हैं और गांधी पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता का भी इस पुस्तक से अनुभव होगा। उनको लेकर जो उल जलूल बातें की जा रही हैं, उन पर एक पटाक्षेप करने की आवश्यकता का भी अनुभव होगा और उनका निराकरण करने के लिए भी हो सकता है कि हम लोग काम करते रहें, कर भी रहे हैं। यह गांधी सबद निरंतर एक पठनीय पुस्तक है। दूसरी पुस्तक एकदम अलग तरह के विषय पर है, नाट्यशास्त्र तथा एशियाई रंगमंच इस पुस्तक का नाम है। इसका संपादक आपके सामने मैं स्वयं हूं। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की विश्व संस्कृति के निर्माण में जो भूमिका रही है और अद्वितीय भूमिका रही है, उसको रेखांकित करती है। एशियाई संस्कृति किस तरह से एक है और 2 ही सभ्यताएं, 2 ही संस्कृतियां प्रमुख रूप से संसार में हैं। एक एशिया की बहुलतावादी परंपराएं और संस्कृति है और दूसरी एक एकाधिपत्यवादी साम्राज्यवादी
और एक तंत्र पर आधारित संस्कृति है। आज बहुत आवश्यकता है कि कला साहित्य के संदर्भ में संपूर्ण एशिया की जो एक संस्कृति है उसको समझा जाए। विशेष रूप से नाट्यशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ रहा है जिसकी विश्व संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका तो रही ही है, पर एशिया के अनेक देशों में नाट्यशास्त्र कई शताब्दियों तक पढ़ाया जाता रहा। उसके आधार पर रंगमंच का व्यवहार वहाँ किया जाता रहा। विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में नाट्यशास्त्र न केवल वहाँ के मंदिरों के शिल्पांकनों में, वहाँ के रंगमंच में जीता जागता हम देखते हैं, उसके अध्ययन की भी एक परंपरा वहाँ बनी रही है। जबकि हमारे यहाँ नाट्यशास्त्र के अध्ययन अध्यापन की परंपराएं मध्यकाल में विच्छिन्न बहुत हुई। नाट्यशास्त्र और एशियाई रंगमंच शीर्षक किताब में संपूर्ण एशिया में नाट्यशास्त्र की जो भूमिका लगभग 1000 वर्षों तक रही उसको लेकर विचार हुआ है, और उन अध्येताओं के लेख इसमें हैं जिन्होंने इस पर काम किया है। श्रीलंका और जापान में भी नाट्यशास्त्र की अनुगूंजें, नाट्यशास्त्र की जो विश्व यात्रा रही है उसकी आहटें वहाँ के रंगमंच में हम सुनते हैं। उन पर यहाँ विचार किया गया है। यह न्यू भारतीय बुक कॉरपोरेशन के द्वारा पुस्तक यह प्रकाशित है, और अनेक रंगीन चित्र इसमें जो नाटक खेले जा रहे हैं 19वीं 20वीं शताब्दियों में जो खेले गए, 21वीं शताब्दी में जो नाटक हो रहे हैं, संस्कृत नाटक नाट्यशास्त्र सम्मत रंगमंच पर उनके लेखे जोखे के साथ इसमें उनके चित्र भी दिए गए हैं। यह पुस्तक लगभग 300-350 पृष्ठों की है, और इसमें विद्यानिवास मिश्र का एक साक्षात्कार संगीता गुंदेचा के द्वारा लिया गया, उसके साथ इसका आरंभ हुआ है। नाट्यशास्त्र अतीत और वर्तमान इस शीर्षक से वह लेखबद्ध यहाँ है। नाट्यशास्त्र तथा भारतीय रंगमंच पर संस्कृत रंगमंच क्या है इस शीर्षक से भी, और संस्कृत रंगमंच का प्राचीन इतिहास, इन 3 शीर्षकों के साथ मेरे 3 लेख इसमें हैं। इंदुजा अवस्थी एशियाई रंगमंच की अध्येता रही हैं और बहुत काम उन्होंने किया है जापान के रंगमंच और भारत के रंगमंच के अंतर संबंधों को लेकर। संस्कृत रंगमंच की परंपरा और भारतीय पारंपरिक रंगमंच पर उनका लेख है। संस्कृत साहित्य में नाट्य प्रयोग के विवरण शीर्षक से मेरा फिर एक लेख इसमें है, जिसमें कि भारतीय रंगमंच का एक संधान किया गया है। प्राचीन काल से लगाकर 18वीं शताब्दी तक संस्कृत नाटकों के जो प्रयोग हुए हैं उनके विवरण जहाँ जहाँ मिलते हैं, तो वास्तविक प्रयोग की स्थितियाँ कैसी रही हैं इस पर विचार इसमें किया गया है। महेश चंपक लाल हमारे समय के संस्कृत रंगमंच के एक महत्वपूर्ण निर्देशक हैं। स्वयं संस्कृत रंगमंच पर संस्कृत नाटकों के प्रयोग उन्होंने कराए, बहुत अच्छे प्रयोग उन्होंने कराए हैं, और वे एक अन्वेषक भी हैं। भास के नाटकों के रंगमंच पर उन्होंने डीलिट उपाधि भी प्राप्त की है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से। बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी कला विभाग में वे आचार्य और अध्यक्ष भी रहे हैं, और रंगमंच के क्षेत्र में अपूर्व योगदान उनका रहा है, और अनेक वर्षों से वे संस्कृत रंगमंच की जो यात्रा है उस पर काम करते आ रहे हैं। संस्कृत नाटक के प्रदर्शन की नाट्यशास्त्रीय परंपरा इस शीर्षक से उनका इसमें लंबा लेख है। पारंपरिक भारतीय नाट्य में पूर्व रंग कुछ झांकियां, इस शीर्षक से एक और लेख इंदुजा अवस्थी का इसमें है। पूर्व रंग जो नाटक के आरंभ होने के पहले एक अनुष्ठानिक आचार किया जाता था, वह सौंदर्य की दृष्टि से, नाट्यकला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता था। उसका भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में वर्णन किया है। लेकिन किस प्रकार से भारत के विभिन्न लोक नाट्यों में और एशिया के देशों में भी पूर्व रंग, भले ही पूर्व रंग नाम वहाँ न प्रचलित रहा हो, लेकिन किसी न किसी रूप में जो कुछ अनुष्ठान नाटक के आरंभ के पहले हमारे अनेक लोक नाट्यों में किए जाते रहे हैं,
वे किस तरह भरत मुनि के द्वारा वर्णित जो एक जीवंत परंपरा सहस्राब्दियों पहले पूर्व रंग की चली आ रही थी, उसके सातत्य के सूचक हैं, इस पर विचार किया गया है। नाट्यशास्त्र व लोकनाट्य परंपराएं, इस पर मेरा फिर एक लेख है और इसमें भारत के लोकनाट्यों में नाट्यशास्त्र की संक्रांति पर विचार किया गया है। नाट्यशास्त्र तथा एशियाई रंगमंच, इस शीर्षक से मेरा एक और लेख इसमें है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में, विशेष रूप से थाईलैंड में, जो नाट्यशास्त्र सम्मत एक रंगमंच विकसित होता रहा, उसके बारे में चर्चा है। भारत रत्न भार्गव जाने माने नाटककार हैं, रंगकर्मी भी वे हमारे समय के एक प्रतिष्ठित रंगकर्मी हैं और बहुत कार्य उन्होंने किया है रंगमंच के क्षेत्र में। नाट्यकुलम नाम से संस्था वे जयपुर में चला रहे हैं। नाट्य कला के पारंपरिक रूप से प्रशिक्षण के लिए उनका जापान के महान नाट्य निर्देशक जियामी पर लेख है, एशियाई रंगमंच, नाट्यशास्त्र और कदेंशो। मैंने गलत पढ़ दिया है, नाट्यशास्त्र, एशियाई रंगमंच, नाट्यशास्त्र और कदेंशो, यह भारत रत्न भार्गव का लेख है, ठीक ही पढ़ा था। उदयन वाजपेयी ने अनुवाद किया है जियामी की जो किताब है उसके पहले अध्याय का, और बहुत महत्वपूर्ण है। उससे एक आभास होता है कि जियामी क्या सोच रहे थे 14वीं शताब्दी में, जो जापान के एक ऐसे नाट्य निर्देशक हुए जिनसे पिछले 600 सालों में जापान का रंगमंच उज्जीवित है। जियामी का दिया हुआ रंगमंच है जापान में और उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जापानी भाषा में। उसके अंग्रेजी अनुवाद से उदयन वाजपेयी ने अनुवाद किया है। ज़ेअमी और ज़ेयामी दोनों वर्तनियाँ हैं, ज़ियामी भी कहा जाता है। उनके कदेंशो के एक अध्याय का अनुवाद। थाईलैंड के पारंपरिक लोकनाट्य पर लेख है। वहीं की एक विदुषी नाटकाथान बंसीरी का रामटोंग नृत्य प्रस्तुति, कारेंस का बौद्ध धर्म पर आधारित आस्थापूर्ण नाट्य लोक नृत्य। इसमें 5 लेख राजेंद्र मिश्र के हैं। बाली द्वीप में जो नाट्य परंपरा है, पारंपरिक नाट्य है, उसको लेकर, और भारतीय रंगमंच के संदर्भ में उसको समझने के लिए भी सूत्र उनसे मिलते हैं। भारतीय विदूषक और जावी पनकवन, बाली द्वीपीय परेकान, एक तुलनात्मक दृष्टि। जावा तथा बाली के वायांग का सूत्रधार डलंग, बाली द्वीप की रंगमंची परंपरा, अतीत एवं वर्तमान। उदयन की प्रस्तुति, एक संक्षिप्त रिपोर्ट। जावा तथा बाली के लोक नृत्य, ये लेख राजेंद्र मिश्र के इसमें है। वे स्वयं 2 वर्ष बाली द्वीप में डेनपसार में उदयन विश्वविद्यालय में रहे हैं, अतिथि प्राध्यापक, और उन्होंने वहाँ अध्ययन किया है वहाँ के रंगमंच का। वह प्रामाणिक अध्ययन इन लेखों में है। थाई नाटक और रंगमंच, इस पर मेरा लेख इसमें है। लुबना मरियम बांग्लादेश की जानी मानी विश्वविख्यात नाट्य निर्देशिका हैं। शोधना या साधना नाम से वो अपना रंग दल चलाती हैं। उनका लेख रविंद्र नृत्य, नाट्य और चर्या गीति, ये भारतीय रंगमंच की परंपरा में कितनी विविधता है। एक बौद्ध धर्म और दर्शन से प्रभावित परंपराएं हैं, लोकनाट्यों में भी उनकी आहटें हैं। चर्या गीति की जो परंपरा है बौद्ध संघों में, उससे प्रभावित रंगमंच है। और लुबना मरियम रविंद्र नृत्य की विशेषज्ञ हैं, रंगमंच पर वर्षों से काम कर रही हैं। उन्होंने किस प्रकार से चर्या गीति पर आधारित रंगमंच विकसित किया है, उसका विवरण इसमें है उनके इस लेख में। त्रैविक्रमम, एक पटनाट्य, एक दुर्लभ नाट्य जो कि भास का लिखा हुआ बताया जाता है पर भास का वास्तव में नहीं है, और वह मूलतः एक पटनाट्य है जो पर्दे पर चित्रित दृश्य दिखा करके नाट्य किया जाता था। उसका आलेख प्राचीन यह है, कितना पुराना है कह नहीं सकते। वह पूरा एक अनुवाद के साथ में यहाँ प्रस्तुत है और अनुवाद मैंने किया है, उस पर टिप्पणी मेरी है। संस्कृत रंगमंच तथा पणिक्कर का रंगकर्म, इस पर भी मेरा लेख इसमें है। पणिक्कर हमारे समय के
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नाट्य निर्देशक हैं और संस्कृत रंगमंच के पर्याय वे एक तरह से बन गए। वो भास के नाटकों का जिस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया, उससे विश्व रंगमंच पर भास स्थापित किए गए। पणिक्कर के रंगकर्म की मीमांसा इसमें की गई है। और एक लेख पोलैंड की जानी मानी नाट्यशास्त्र की अध्येता क्लारा गोंकमोआ कनिन का है। नाट्यशास्त्र बनाम ग्रीक त्रासदी, अंग्रेजी से अनुदित है। कुल 24 लेख इस पुस्तक में हैं और इस विषय पर मैं समझता हूँ कि पहली बार इतनी सामग्री एक साथ आई है। ये लेख पत्रिकाओं में, नाट्यम पत्रिका में कुछ इनमें से प्रकाशित हुए हैं, लेकिन एक साथ ये पुस्तकाकार पहली बार आए। इस पुस्तक के संबंध में एक थोड़ी सी जो प्रस्तावना मेरी ओर से की गई है, उसके कुछ अंश मैं पढ़ देता हूँ, जिससे आभास हो सकेगा कि किस प्रयोजन से यह पुस्तक तैयार की गई और इसकी क्या उपादेयता हो सकती है। नाट्यशास्त्र भारतीय कला परंपरा का पर्याय तथा हमारी कला संस्कृति का विश्वकोश है। केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर अनेक देशों के नाट्य संसार में भी पिछले 2000 वर्षों से भरत मुनि के इस ग्रंथ ने अपनी एक अमिट छाप अंकित की है। पिछले 2000 वर्षों में भरत मुनि के इस ग्रंथ ने अपनी अमिट छाप अंकित की है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में नाट्यशास्त्र का अध्ययन अध्यापन 6ठी-7वीं शताब्दियों से अभी तक होता आया है तथा इन देशों के रंगमंच के विकास में नाट्यशास्त्र की अद्वितीय भूमिका रही है। इस पुस्तक में एशियाई रंगमंच के परिप्रेक्ष्य में नाट्यशास्त्र के अवदान तथा उसकी संभावनाओं का संधान किया गया है। भारतीय रंगमंच के विकास में नाट्यशास्त्र की महती भूमिका तथा संस्कृत रंगमंच की अवधारणा पर भी इसमें नए सिरे से विचार किया गया है। यह पुस्तक पश्चिमी रंगमंच के चौखटे से बाहर आकर एशिया महाद्वीप की महाचेतना की समझ के साथ संस्कृत रंगमंच की संभावनाओं की खोज भी है। इस पुस्तक के द्वारा वैश्विक रंगमंच के संदर्भ में नाट्यशास्त्र और उसमें वर्णित रंगमंच को पुनः प्रतिष्ठित करने तथा भारत के रंगमंच को अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा प्रशस्त हो सकेगी। नाट्यशास्त्र के कतिपय पाठ्यक्रम अब विश्वविद्यालयों में आरंभ किए गए हैं। यह पुस्तक इन पाठ्यक्रमों के लिए भी उपादेय होगी। विशेष रूप से संस्कृत रंगमंच की एक अवधारणा पिछली शताब्दी में 8वें, 9वें, 10वें दशकों में सामने आई और संस्कृत रंगमंच की कितनी संभावनाएं इस समय हो सकती हैं नाट्यशास्त्र सम्मत प्रयोगों के संदर्भ में, उन पर विचार पहली बार यहाँ इस पुस्तक के द्वारा किया गया। और एशियाई रंगमंच की आत्मा को समझने की दिशा में, भारत के अपने रंगमंच की जड़ों की खोज के संदर्भ में इस पुस्तक की सामग्री मैं समझता हूँ कि उपादेय होगी। धन्यवाद।